हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 2 और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, सिंपली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम क्लास 11th में, क्लास 12th में, अपने ग्रेजुएशन में और अपने लाइफ टाइम में यूज़ करते रहेंगे, सुनते रहेंगे हमेशा, उन टर्म्स के बारे में इन ब्रीफ थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं। इन ब्रीफ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी टर्म्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, इन्हें हम आगे हर जगह अपने हर एक चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे उन टर्म्स की, उन कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएंगे, उनको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को उनके मतलब और भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इस चैप्टर को बेसिकली बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे सकूं, तो कि टर्म्स कौन कौन सी हम अकाउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि जब हम इन टर्म्स को आगे यूज़ करें तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये टर्म्स हमने बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुने हैं और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ उनका वन लाइनर मीनिंग पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद जब हम आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर हम उन्हें इन डिटेल अपने आप समझ जाएंगे जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला टर्म और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म किसी भी बिजनेस में होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। एक बिजनेस में बेसिकली गुड्स, सर्विसेज या मनी, ये तीन ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, तो किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ किसी से ले रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो, तो जिस पॉइंट पर आपने लिया या कुछ सामान दिया, वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, किसी को गुड्स दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू। उसकी कुछ ना कुछ मनी टर्म्स में वैल्यू होगी, उसकी फाइनेंस में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि एक सोशल सर्विस के टाइप में होगा, उसकी बिजनेस से रिलेटेड कोई वैल्यू होगी, कुछ मनी टर्म्स में वैल्यू होगी। नेक्स्ट, इट इज सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, परचेज इनवॉइस बनाते हैं। आप किसी भी शॉप पर जाते हैं या आप किसी ऐसे डी मार्ट पर, रिलायंस में, ऐसे रिलायंस के स्टोर्स पर गए होंगे, तो आप कुछ भी परचेज करते हैं तो वो आपको बिल देता है, कैश मेमो बना कर देता है, कभी परचेज इनवॉइस देता है, या आपको एक बिल बना कर ही देता है। तो वो जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है कि हाँ, एक ट्रांजैक्शन हुई है। नेक्स्ट थिंग इज, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक ट्रांजैक्शन जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज लेकर आती है। अब क्वेश्चन है कैसे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम है कंपनी का, राम जो है कंपनी ने उससे 10,000 रुपये लोन पर ले रखे हैं, ठीक है। यानी राम जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, या राम नहीं, राम के 10,000 रुपये बेसिकली कंपनी की लायबिलिटी है। जिस पॉइंट पर कंपनी इस लायबिलिटी को पे करना चाहेगी, या जो बिजनेस है हमारा वो इस लायबिलिटी को पे करने की बात करेगा, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, जो हमारा कैश है, जो भी पैसे हमारे पास हैं बिजनेस के पास, या जो हमारे बैंक बैलेंस है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने राम को 10,000 रुपये दे दिए होंगे, तो या तो हमारा कैश कम हो जाएगा या तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी ये लायबिलिटी है 10,000 रुपये की राम की, ये भी कम हो जाएगी। तो यानी फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी क्या चेंज आएगा,
हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे कैश या बैंक बैलेंस है, वो 10,000 से कम हुए, साथ ही जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमारी 10,000 से कम हो गई। नेक्स्ट थिंग इज इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों में चेंज आया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है एक बिजनेस फर्म की, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसे हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू, सॉरी यार मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है तो तुम लोग चला लेना काम, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल चैप्टर है हमारा, शायद चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। तो इसका इफेक्ट इस पर भी आता है। रीज़न, हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट्स और टू साइड्स, रिसीविंग डेबिट एंड गिविंग क्रेडिट। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसमें डुअल एस्पेक्ट होता है, एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है। जैसे इस केस में हम बात करें राम के केस में, तो इस केस में हमारा कैश गया, हमने कैश दिया, यानी कैश की गिविंग हुई, तो कैश अकाउंट जो है हमारा या बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। वहीं क्योंकि राम का लोन जो है, जो हमारा ऑलरेडी क्रेडिट साइड में था, वो कैंसिल हमने कर दिया, राम से हमें ये रिसीविंग मिल गई कि हाँ हमने आपको पैसा दे दिया है, तो राम को हम डेबिट कर देंगे। समझ गए? अब यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये हमने समझ ही लिया है। क्योंकि हो सकता है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं लेकिन हमारे क्रेडिटर से परचेज करे हैं, हमने अभी अपने सप्लायर को पैसा नहीं दिया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हो सकता है हमने स्टेशनरी परचेज करी है, उसके लिए हमने हाथों हाथ पैसा दे दिया, तो वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। अ ट्रांजैक्शन में बी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है? अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई सेकेंड पार्टी जो आउटसाइड द बिजनेस है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन की हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में उसको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व है? जो हमारी कंपनी का अकाउंटेंट है वही इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगा और बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी जो हमारी कंपनी के अकाउंटेंट साहब है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी जो है वो एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। वहीं अगर हमने गुड्स सेल करे किसी को, मान लो राम को ही हमने गुड्स सेल कर दिए, तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस और राम ये दो पार्टीज इन्वॉल्व है। Now coming to the next term is account. Account क्या होता है? Account a record of transactions under that head is a account. अब इसका सिंपल टर्म से मतलब क्या है? हो सकता है हमारा कैश अकाउंट हो सकता है हमारा राम का भी अकाउंट हो, हमारे बैंक का अकाउंट हो, और हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो सकता है। हो सकता है हमने कोई परचेज करी है तो हमारा परचेज का भी अकाउंट हो। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं उसमें जितनी भी पार्टीज या जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उन सब का अकाउंट खोलते हैं। अगर हमारे कोई डेटर है तो हमारे डेटर का भी अकाउंट हो सकता है। अब इसमें हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 डेटर 10 डेटर्स हैं तो हम हर एक डेटर का एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो अकाउंट बेसिकली वो एक कॉलम, एक हेड होता है, एक रिकॉर्ड होता है जहां पर हम एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल या किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि परचेज जो है ये कोई पर्सन नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज हमने जो भी खरीदा,
तो किसी भी चीज़ का हम एक अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बेसिकली हमें चीज़ों को क्लासीफाई करने में और टाइमली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हमें अगर अपने परचेज के रिकॉर्ड्स देखने हैं कि हमने कब क्या खरीदा, तो हम डायरेक्टली परचेज अकाउंट पर जाएंगे और चेक कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर हमें अपनी सेल्स देखनी है तो हम सेल्स अकाउंट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट का ये पर्पस है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल एक बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न इज, बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, ये बात आपको और मुझे दोनों को पता है। और वो पैसे लाएगा कौन? जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी ओनर है बिजनेस का, या जो भी प्रोप्राइटर है जो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर in case of sole proprietorship, partners in case of partnership. It may be in the form of cash or assets having monetary value. अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो बार बार मॉनेटरी वैल्यू की बात ज़रूर करेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक बिजनेस का पार्ट या अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बन सकती जब तक वो मॉनेटरी वैल्यू में ना हो, जब तक उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू ना हो। कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी होती है एंटरप्राइज की, क्योंकि एक बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट एंटिटी होते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग उन दोनों को सेपरेट माना जाता है। तो इसीलिए जो कैपिटल है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। और जो हम लॉ की बात कर रहे थे वो ये लिखा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में दोनों पार्टीज को हम क्योंकि सेपरेट मानते हैं, तो इसीलिए जो कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बिजनेस अगर कभी बिजनेस को बंद करने का टाइम आया, कभी ऐसा हुआ कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो कंपनी की लायबिलिटी होती है, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि वो ओनर का जो पैसा इन्वेस्ट है उसको रिटर्न कर दे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जो बिजनेस का ओनर है या प्रोप्राइटर है, ये बेसिकली ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स में यूज़ होता है। तो जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं या जो बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर है, जब भी वो कोई अमाउंट या कोई गुड्स, कोई भी एसेट बिजनेस से ड्रॉ करते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स होती है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के जो ओनर हैं उन्होंने 10,000 रुपये निकाले, उनके फैमिली में एक फंक्शन है, उन्हें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उन्होंने बिजनेस में से 10,000 रुपये निकाले, तो वो 10,000 रुपये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि हमने बात करी अकाउंटिंग हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो इन 10,000 रुपयों को भी बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, और इनको किस कैटेगरी में रिकॉर्ड किया जाएगा? ड्राइंग्स की कैटेगरी में। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती है ओनर के, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ओनर जो है वो अपने लायबिलिटीज़ में से जो उसने कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसी में से अमाउंट को ड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट थिंग इज लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ हमें पता है क्या होती हैं, हमने ये टर्म बहुत बार सुनी है। कोई भी क्लेम एंटिटी पर है किसी आउटसाइड पार्टी का, तो उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। क्लेम इन द सेंस कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी को जो बिजनेस नहीं है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसको छोड़ के कोई भी पार्टी है, अगर वो कहती है कि हमें इस बिजनेस से, हमें इससे इतना अमाउंट लेना है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है राम लिमिटेड, ये एक फर्म है राम लिमिटेड। अब राम लिमिटेड का ओनर जो है वो राम है। अब राम लिमिटेड को छोड़ के जितनी भी पार्टीज को इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, जितनी भी पार्टीज ने इस बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, कोई लोन दे रखा है, या किसी भी तरीके से इस बिजनेस से लिंक है, और अगर उस पार्टी को इस बिजनेस से कोई पैसा लेना है, तो वो इस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। जैसे कि राम ने भी जो अमाउंट इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है,
वो भी बिजनेस जो है राम लिमिटेड उसके लिए लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर किसी सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल दे रखा है और आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं तो वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। किसी आउटसाइड इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो पैसा भी आपके लिए लाइबिलिटी है। सिंपली लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज, जो भी अमाउंट एंटरप्राइज ओ करता है यानी किसी और को देने के लिए वो लाइबल है, किसी और का पैसा उसने ले रखा है। लाइबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिन लाइबिलिटीज को हमें विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करना होता है वो करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। वहीं जो लाइबिलिटीज आफ्टर 12 मंथ्स होती हैं यानी जिनकी पेमेंट का पीरियड, रीपेमेंट का पीरियड 1 साल के बाद होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे डिबेंचर्स हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं ये भी करंट नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए हम किसी पर्टिकुलर एसेट को ये नहीं कह सकते कि ये करंट लाइबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। ये डिपेंड करता है पीरियड पर। अगर कोई चीज़, कोई अमाउंट, कोई लाइबिलिटी हमारी विद इन 12 मंथ्स ड्यू है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, और कोई अमाउंट अगर आफ्टर 12 मंथ्स ड्यू है तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज एसेट्स। लाइबिलिटीज का अपोजिट एसेट होता है, जो भी कंपनी ओन करती है चीज़। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कोई भी रॉ मटेरियल है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कंपनी के लिए बेसिकली ये एसेट्स हैं, ये ओन करती है। एसेट्स क्या होते हैं? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कंपनी को बेनिफिट देंगे फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है बिजनेस के लिए। ये बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट कैसे देगा? क्योंकि ये बिजनेस को फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। अब एसेट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। अब एसेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? यहाँ पर वो लिखा है कि पहला तो वो बिजनेस उसे ओन करना चाहिए, दूसरा वो टैंजिबल या इंटैंजिबल फॉर्म किसी में भी हो सकता है, तीसरा उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और चौथा वो मॉनेटरी टर्म से मेजर किया जाना चाहिए। अब एसेट्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है? तो एसेट्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में रीसेल के पर्पज से नहीं लिए जाते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स को हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली हम इन्हें कभी बेचेंगे नहीं, बेचेंगे लेकिन कब बेचेंगे हमें नहीं पता। हमने वो एसेट परचेज करे हैं बेचने के पर्पज से नहीं, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से, तो वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टैंजिबल एसेट्स की हम बात करें तो जितनी भी कंपनी की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होती है वो सब टैंजिबल एसेट्स में आती है। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जो भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो सब टैंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। टॉकिंग अबाउट इनटैंजिबल एसेट्स, तो जिन चीज़ों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये कंपनी के एसेट्स हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को, अपनी किसी भी मेथड को, फॉर्मूला को, किसी भी प्रोसेस को अगर रिजर्व करा लेती है, उसको रजिस्टर करा लेती है ताकि कोई और उसका यूज़ ना कर सके, तो उसे हम पेटेंट या ट्रेडमार्क कहते हैं। उसे हम पेटेंट कहते हैं, और ट्रेडमार्क हम उसे कहते हैं जो कंपनी के लोगो हैं, कंपनी के नाम है, अगर कंपनी उसे रजिस्टर करा ले तो वो ट्रेडमार्क का पार्ट होता है। तो ये सब कंपनी के एसेट्स तो हैं क्योंकि इनकी सेल वैल्यू हाई होती है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसको आपने पेटेंट करा लिया और उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बड़े बड़े फर्म्स आपके पास आएंगे कि सर आप हमें अपने पेटेंट राइट्स दे दो, हमें प्रोडक्शन राइट्स दे दो, और उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी के लिए वो एसेट्स हैं। बात करें करंट एसेट्स की, तो जो एसेट्स हमने कैश कन्वर्जन के लिए रख रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के रख रखे हैं, एट द पॉइंट ऑफ टाइम
बिफोर सेल वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि उसको हमें बेचकर पैसा मिलेगा, तो वो हमारे लिए एसेट है। तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो बेसिकली हमने कैश कन्वर्जन पर्पस के लिए प्रोड्यूस किए होते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करने का हमारा कोई भी पर्पस नहीं होता। अब बात करें फिक्टिशियस एसेट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं विच आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब आप कहोगे कि सर लॉस हमारा एसेट कैसे हो सकता है? तो बच्चों बेसिकली ये एक बहुत ही स्पेशल केस का या बहुत ही स्पेशल केस या बहुत ही स्पेशल टाइप का एसेट आप लोग कह सकते हो। फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है जिसे हम बुक्स में कैपिटलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करा और उस मार्केटिंग कैंपेन पे कंपनी ने 1 करोड़ रुपए खर्च करे, तो क्या वो मार्केटिंग कैंपेन ये ज़रूरी है सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो? द आंसर इज नो। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने हैं और उसमें हमें जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रेवेन्यूज हैं, उन सबको शो करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मार्केटिंग एक्सपेंस को जिसका हमें पता है कि इसका प्रॉफिट हमें आने वाले फॉर एग्जांपल 5 साल तक मिलेगा। हमने आज जो कैंपेन लॉन्च करा, इस कैंपेन में जो हमने मान लो प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसका बेनिफिट एटलीस्ट कंपनी को 5 साल मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, उस 1 करोड़ रुपए को एक साथ बुक्स में रिकॉर्ड करने के बजाय उसको 5 साल में डिवाइड कर देते हैं। यानी हर साल हम 20 lakhs को एक्सपेंस दिखाते चले जाएंगे और जो बाकी अमाउंट है उसे हम अपना एसेट दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही वो एक ट्रू एसेट है, क्योंकि एसेट तो नहीं है, वो कंपनी ओन तो नहीं कर रही, कंपनी का एक्सपेंस है वो, लेकिन हमने उसे एज एन एसेट ट्रीट करा है फॉर द टाइम बीइंग, इसीलिए हम उसे फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। फिक्टिशियस यानी जो होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं। फिक्टिशियस सुना है ना आपने कि ये ऐसा है नहीं लेकिन हम मान रहे हैं इसको ऐसा है, तो वो फिक्टिशियस एसेट होते हैं। बात करेंगे हम रिसीट्स की, तो रिसीट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रिसीट होते क्या है, जो भी चीज़ हमें मिलती है उसे हम रिसीट कहते हैं। मिलती कैसे है, फॉर एग्जांपल हमने गुड्स सेल करे, गुड्स हमने सेल करे तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 के गुड्स सेल करे तो हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। तो वो जो 10,000 रुपये हमें मिले वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स हैं। वहीं कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो हमारे एसेट या लाइबिलिटीज को भी अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमारे या तो लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं या तो हमारी एसेट्स को डिक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीनरी थी पुरानी, हमने उसको सेल कर दिया। अब हमने उसको सेल करा मान लो 50,000 रुपीज़ में, तो 50,000 रुपीज़ हमें मिलेंगे। लेकिन उस 50,000 रुपीज़ की वजह से हमारी जो बैलेंस शीट में एसेट था, एक हमारी मशीनरी जो हमारी एसेट साइड पर थी वो तो रिप्लेस हो गई, वहाँ से वो रिमूव हो गई, यानी हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए। तो ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन उसकी वजह से हमारी या तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, उसे हम कैपिटल रिसीट का पार्ट मानते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी अमाउंट अगर हम इनकर करते हैं या कोई भी लाइबिलिटी हम लेते हैं, कोई भी गुड्स, एसेट या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर को भी हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे एसेट्स, हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, यानी जिससे हमारी बैलेंस शीट का एसेट साइड इंक्रीज हो, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, परचेजिंग एसेट। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में खर्च करते हैं ताकि हम रेवेन्यू अर्न कर सकें। फॉर एग्जांपल,
अगर हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, तो वो 1 करोड़ रुपए जो हम पेमेंट करेंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। वहीं अगर हमने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वो 1 लाख रुपए जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे हमारे। बात करें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है हमारा जिसे हम 1 से ज़्यादा साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी छोटा सा एक एक्सपेंस करा, अगर हम फिर से एडवर्टाइजिंग वाला ही एक एग्जाम्पल लें, मान लो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे नेचर में है, हमने अगले 1 साल के लिए मान लो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर रखा है जो हमारी एडवर्टीजमेंट करती है डे टू डे प्रोडक्ट्स की। अब ये कोई स्पेशल कैंपेन तो नहीं है, ये हमारी डेली मार्केटिंग का पार्ट है। आपने देखा होगा सारी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स होर्डिंग्स लगे होते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, मोबाइल पे एड्स आते हैं, तो ये डे टू डे एक्सपेंडिचर का पार्ट है कंपनी के। लेकिन फॉर एग्जांपल कंपनी ने वो एक्सपेंस करा जून में और नेक्स्ट ईयर जून तक ही ये एक्सपेंस चलेगा, यानी मान लो ये जून 23 में एक्सपेंस करा था तो ये जून 24 तक चलेगा। अब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो मार्च 24 में बन जाएंगे, यानी कि जो अप्रैल मई और जून ये 3 महीने का जो हमारा अमाउंट है उस एक्सपेंडिचर पर, वो तो हम अपनी बुक्स पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम सिर्फ उतने ही अमाउंट की करेंगे, एक्सपेंस तो हम सिर्फ उतने ही अमाउंट को मानेंगे जितना हमने इनकर कर लिया। तो जो बचे हुए 3 महीने का अमाउंट है उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, यानी कि इसको हम नेक्स्ट ईयर में, इस 3 महीने के अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें राइट ऑफ कर देंगे। बाकी 9 मंथ्स का अमाउंट जो है वो हम करंट फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2024 में बनेगा उसमें राइट ऑफ कर देंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस। तो जो भी खर्च हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए कर रहे हैं वो एक्सपेंस होता है। सिंपल, हम प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने तक की जो भी हमारी कॉस्ट है, चाहे हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, चाहे हमारी लेबर की कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है, पानी की कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं वो सब हमारे एक्सपेंस का पार्ट होता है। एक्सपेंस या तो प्रीपेड होते हैं या तो आउटस्टैंडिंग होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑर्डर दिया कि आप हमें 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल सप्लाई कर देना और ये लो 1 लाख रुपए, तो ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। रॉ मटेरियल हमारा अगले हफ्ते आएगा लेकिन हमने उसकी पेमेंट आज ही कर दी, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस का पार्ट है। ये टर्म्स बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मार्च में एक ऑर्डर दिया कि हमें मई में 20,000 रुपये के गुड्स सप्लाई कर देना आप, और उसके लिए हमने 20,000 रुपये आज ही पे कर दिए। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च के आखिरी में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। ये 20,000 रुपये हमने पे तो कर दिए लेकिन इसके अभी तक हमारे पास गुड्स तो आए नहीं है, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। जो एक्सपेंस हमने प्री पे कर दिया, पहले से ही हमने पेमेंट कर दी। वहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, मार्च में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई 31 मार्च को, लेकिन हमने अभी तक अपना फरवरी और मार्च का रेंट पे नहीं करा है। इन दोनों मंथ्स का रेंट हम अप्रैल में पे करने वाले हैं। तो इस केस में जो फरवरी और मार्च का जो रेंट है हमारी फैक्ट्री का, हमारे बिजनेस प्रोमाइस का, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने इनकर तो कर लिया लेकिन पे नहीं करा। यहाँ पर क्या था, हमने एक्सपेंस पे तो कर दिया लेकिन अभी तक इनकर नहीं करा। इनकर कब करेंगे, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, फेब का रेंट ड्यू हो गया है, मार्च का रेंट ड्यू हो गया, लेकिन हमने पे नहीं करा। तो यहाँ पर इनकर तो कर लिया एक्सपेंस लेकिन पे नहीं किया। यहाँ पर जो लायबिलिटी अराइज होगी वो मई में होगी, लेकिन हमने मार्च में ही पे ऑफ कर दिया। तो हमने एक्सपेंस पे तो कर दिया लेकिन इनकर अभी तक नहीं करा, तो इसीलिए ये प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जाम्पल हुआ, और ये जो हमारा है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनकम।
तो इनकम जो होती है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो भी हम अर्न कर रहे हैं और जो भी हम खर्च कर रहे हैं, अगर हम उन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो हमारी जो इनकम है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रॉफिट क्या होता है? तो इनकम अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर कोई भी इनकम हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी प्रॉफिट होता है। अगर हम कोई सैलरी भी अर्न करते हैं तो वो भी हमारी इनकम का पार्ट होता है। लेकिन क्या हम वो सैलरी बिजनेस से अर्न कर रहे हैं? देखो, बिजनेस से इन द सेंस कि हम बिजनेस करके अर्न कर रहे हैं, द आंसर इज नो। सैलरी हम बिजनेस करके अर्न नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कोई इंडिविजुअल कुछ अर्न करता है तो उसको हम बेसिकली इनकम कहते हैं, और अगर कोई बिजनेस एंटिटी कुछ अर्न करती है तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिट दो टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कंपनी सिर्फ अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करती है अपने रेवेन्यू में से तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट हमने बेचा, एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस था 20 रुपये। अब इसमें से जो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट यानी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जिस लेबर ने इन्हें बनाया इस प्रोडक्ट को, उसकी जो कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो लाइट लगी, जो पानी लगा, जो मशीनरी लगी, उसकी जो भी कॉस्ट है, मान लो वो 5 रुपये है, तो हम माइनस क्या कर देंगे? 5 रुपये। तो जो ये 15 रुपये हमारे पास बचे, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। लेकिन क्या ये 15 रुपये हमारी इनकम या हमारा नेट प्रॉफिट हो? क्या ये 15 रुपये हमें हमारी एक्चुअल इनकम है? द आंसर इज नो। क्योंकि अभी इसमें से हमने जो ट्रांसपोर्टेशन करा, इस गुड्स को मार्केट में भेजा, वहाँ पर जो हमारी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लगेगी, जो सेल्स पर्सन हमें इसको बेचने के लिए एम्प्लॉय करेंगे, उन सबको जो भी हमें पैसा देना है, वो सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। अगर कोई कस्टमर केयर सर्विस भी हमारे प्रोडक्ट में लग रही है, मान लो LG है, LG ने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में भेज दिया, कस्टमर ने उसको परचेज कर लिया। लेकिन अगर कभी भी उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो कस्टमर जो है वो कस्टमर केयर सर्विस पर कॉल करेगा। तो उस कस्टमर केयर में जो लोग हैं उनको भी तो सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी भी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पार्ट होना चाहिए। तभी तो इस प्रोडक्ट में से हमें एक्चुअल क्या अर्न करा हमें पता चलेगा। तो मान लो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनकी कॉस्ट है 5 रुपये। तो अब ये जो 10 रुपये बचे, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज गेन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू बिजनेस। सिंपली अगर हमारे रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और हमारे एक्सपेंसेस कम हैं तो हम उस सिचुएशन को गेन कहेंगे। वहीं अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारा रेवेन्यू कम है तो वो सिचुएशन लॉस की हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को सारी टर्म समझ आ गई होंगी। कोई डाउट है तो डू कमेंट, डू शेयर ऑन द व्हाट्सएप। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी से हमारे टर्म्स और बचे हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय बाय।